नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति केसी श्रीवास्तव के बुक को पढ़ रहे थे, जिसका आज हम लोग अध्याय नंबर 3 का टॉपिक नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। और इस लेसन का नाम है दोस्तों आदि इतिहास, धातु काल का प्रारंभ। इसमें आज का टॉपिक है दोस्तों हम लोग यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। आज का टॉपिक है दोस्तों हम लोगों का सुत का गेंडोर। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए दोस्तों, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 2 अध्याय 3 में हम लोग सुत का गेंडोर, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित यह सैंधव सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। इसकी खोज 1927 ईस्वी में स्टाइन ने की। 1962 ईस्वी में जॉर्ज ने इसका सर्वेक्षण कर यहाँ से दुर्ग, बंदरगाह तथा निचले नगर का पता लगाया। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था। इसकी दीवार में बुर्ज तथा द्वार भी बनाए गए थे। यहाँ की बस्ती के आकार प्रकार से सूचित होता है कि मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगन जैसा यह कोई बड़ा नगर नहीं है, अपितु इसका महत्व एक बंदरगाह के रूप में था। सिंधु तथा मेसोपोटामिया के बीच होने वाले समुद्री व्यापार को सुगम बनाने तथा उसकी देखरेख करने के उद्देश्य से इस स्थान पर नगर बसाया गया था। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में मृत भांड, एक ताम्र निर्मित बाड़ाग्र, ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, मिट्टी की चूड़ियाँ तथा तिकोने ठीकरे आदि हैं। ठीक है, किंतु यहाँ से कोई भी मुहर अथवा अन्य खुदी हुई वस्तु नहीं मिली। सुत का गेंडोर के पूर्व में स्थित सुत का कोह स्थल भी है, जिसकी खोज 1962 ईस्वी में डेल्स द्वारा की गई थी। यहाँ से 2 टीले मिलते हैं। इसका आकार प्रकार भी सुत का गेंडोर जैसा ही था। कुछ मिट्टी के बर्तन मिलते हैं जो सैंधव बर्तनों के समान हैं। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे बालाकोट। कराची से करीब 88 किलोमीटर की दूरी पर बलूचिस्तान के दक्षिणी तटवर्ती पट्टी पर स्थित यह स्थल सैंधव काल में एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। 1979 से 1981 ईस्वी के बीच डेल्स ने यहाँ उत्खनन कार्य करवाया। यहाँ से प्राक सैंधव तथा विकसित सैंधव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। इसकी नगर योजना सुनियोजित थी। भवन जो है कच्ची ईंटों से बनते थे, जबकि नालियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थीं। भवनों में कमरे, आंगन, चूल्हे आदि होते थे। भाले, बाड़ाग्र, तांबे, कांसे, मिट्टी आदि के ठीकरे तथा सेलखड़ी की मुहरें खुदाई में मिली हैं। बालाकोट का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। हजारों की संख्या में सीप की बनी चूड़ियाँ एवं टुकड़े यहाँ से मिले हैं। संभव है बालाकोट इनके निर्यात का प्रमुख केंद्र रहा हो। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों अल्लाहदीनो। ठीक है, सिंधु तथा अरब सागर के संगम से करीब 16 किलोमीटर उत्तर पूर्व तथा कराची से 40 किलोमीटर पूर्व में यह स्थित है। 1982 ईस्वी में फेयर सर्विस ने यहाँ के टीले का उत्खनन करवाया था। यहाँ से व्यवस्थित नगर योजना के साथ साथ बड़ी संख्या में कलात्मक अवशेष प्राप्त हुए हैं। भवन वर्गाकार अथवा आयताकार है तथा कई खंडों में विभाजित है। दीवारों की नींव तथा नालियाँ पत्थर की बनी हैं। कलात्मक अवशेषों में तांबे की वस्तुएं, सोने चांदी के आभूषण, मणिक्य के मनके तथा सैंधव प्रकार की मुहरें उल्लेखनीय हैं। मिट्टी की बनी एक खिलौना गाड़ी भी मिलती है। संभवतः यह एक बंदरगाह नगर था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों कोट दीजी। अब हम लोग कोट दीजी को देखेंगे। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित इस स्थल की खुदाई फजल अहमद खां द्वारा 1955 ईस्वी तथा 1957 ईस्वी में कराई गई थी, यानी आज़ादी के बाद। दोस्तों आगे देख लेते हैं। यहाँ
प्राक सैंधव तथा सैंधव स्तर मिलते हैं। प्राक सैंधव बस्ती में भी किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं। नगर योजना सुव्यवस्थित थी। प्राप्त कलात्मक अवशेषों में विशिष्ट प्रकार के चित्रित मृतभांड, शादी तथा रंगीन चूड़ियाँ, पत्थर के बाड़ाग्र, तिकोने ठीकरे, माता देवी की मूर्तियाँ यानी माता देवी की मूर्तियाँ, पत्थर की चाकी, मन के कान से की अंगूठियाँ तथा सेलखड़ी की बनी दो मुहरें महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आगे दोस्तों है मांडा। जम्मू से करीब 28 किलोमीटर की दूरी पर चेनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित यह विकसित हड़प्पा संस्कृति का सबसे उत्तरी स्थल है। 1982 ईस्वी में जेपी जोशी तथा मधुबाला ने इसका उत्खनन कराया था। इसने जेपी जोशी तथा मधुबाला ने। यहाँ से 3 सांस्कृतिक स्तर प्राक सैंधव, विकसित सैंधव एवं उत्तरकालीन सैंधव प्रकाश में आए हैं। हड़प्पा कालीन मृतभांड मिलते हैं। मिट्टी के ठीकरे, चर्ट ब्लेड, हड्डी के नुकीले बाड़ाग्र, कान से निर्मित पेंचदार पिन तथा एक आधी अधूरी मुहर आदि मांडा के सैंधव स्तर से संबंधित कुछ अन्य अवशेष हैं। आगे है बनावली। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित इस स्थल का उत्खनन 1973 से 1974 ईस्वी में R.S. विष्ट द्वारा करवाया गया। यहाँ से संस्कृति के 3 स्तर प्राक सैंधव, विकसित सैंधव तथा उत्तर सैंधव प्रकाश में आए हैं। प्राक सैंधव स्तर से भी नगर नियोजन का साक्ष्य मिलता है। ज्ञात होता है कि प्रारंभ से ही यहाँ के निवासी अपने घर सीधी दिशा में बनाते थे। आगे चलकर दुर्ग, प्राचीर एवं निचले नगर की अवधारणा भी विकसित हो गई। आगे है इस चरण से एक पत्थर के बाट की खोज भी महत्वपूर्ण है। सैंधव कालीन स्तर की नगर योजना अत्यंत सुनियोजित थी। यहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग ना होकर एक ही प्राचीर युक्त घेरे में बनाए गए थे। दुर्ग की अलग से किलेबंदी की गई थी। दुर्ग की दीवारें 5.4 मीटर से लेकर 7 मीटर तक चौड़ी थीं। यहाँ के भवनों में एक केंद्रीय प्रांगण तथा उसके चारों ओर कई कमरे होते थे। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित यानी स्टार शेप्ड भागों में विभाजित करती है। कभी कभी भवनों में मिट्टी का लेप लगाया जाता था। एक मकान से धावन पात्र यानी वॉश बेसिन लगाया हुआ मिलता है। यहाँ से मुहरे तथा बटखरे भी मिले हैं। इससे सूचित होता है कि यह किसी धनी सौदागर का आवास रहा होगा। एक दूसरे बड़े मकान से सोने लाजवर्द तथा कार्नेलियन के मन के छोटे बटखरे तथा एक ऐसी कसौटी मिली है जिस पर विभिन्न रंगों की सोने की परतें चढ़ी हैं। इन सब से सूचित होता है कि यहाँ किसी जौहरी का आवास था। इस प्रकार जैसा कि मकानों के साज सामान से पता चलता है, बनावली समृद्ध लोगों का नगर था। ठीक है, यहाँ धनवान व्यक्ति रहते थे। आगे है दोस्तों, ऊपर कर लेते हैं। बनावली के कई मकानों से अग्निवेदियाँ मिलती हैं। इसके साथ अर्धवृत्ताकार ढांचे हैं जिसके आधार पर कुछ विद्वान यहाँ मंदिर होने की संभावना व्यक्त करते हैं। यहाँ की मोटी दीवारों के बीच आले यानी ताक बनाए गए हैं। प्रायः सभी मकानों के सामने चबूतरे बने होते थे। खुदाई से प्राप्त अन्य वस्तुओं में मृदभांड, मुहरें, ठप्पे, बटखरे, गुड़िया, चुड़ियाँ आदि सभी हैं। मिट्टी का बना हल तथा कुछ लघु नारी मूर्तियाँ भी मिलती हैं। जौ के दाने काफ़ी मात्रा में पाए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जौ की मात्रा जो है बनावली से अधिक मात्रा में पाए गए हैं। ठीक है, आगे है रोपड़, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यानपूर्वक। पंजाब प्रांत में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित यह भारत का ऐसा सैंधव स्थल है जहां स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। 1950 ईस्वी में इसकी खोज बीबी लाल ने की तथा 1953 से 1955 ईस्वी के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई। यहाँ संस्कृति के 6 चरण मिलते हैं। इनमें
प्रथम ही सैंधवकालीन है। यहाँ से इस सभ्यता के लगभग सभी पुरावशेष यानी मृद भांड, सेल खड़ी की मुहर, 3 विभिन्न प्रकार की मुहरों से अंकित ठप्पे, चट के बटखरे, एक छुरा, तांबे के बाड़ाग्र तथा कुल्हाड़ी आदि प्राप्त होते हैं। एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है जिसमें मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता भी दफनाया गया है। ठीक है, रोपड़ में मिला है। आगे दोस्तों भगवानपुरा, ध्यान से देखिएगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित इस स्थल से सैंधव सभ्यता के पतनोन्मुख काल के अवशेष मिलते हैं। इसका उत्खनन जेपी जोशी द्वारा करवाया गया था। यहाँ के प्रमुख अवशेष सफ़ेद, काले तथा आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ, कांच की मिट्टी के चित्रित मनके आदि हैं। यहाँ कांच की मिट्टी के चित्रित मनके आदि हैं। यहाँ से ऋग्वैदिक कालीन चित्रित धूसर मृतभांड भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, भगवानपुरा से। हरियाणा के अन्य उत्खनित स्थल जैसे राखीगढ़ी, मिताथल तथा कुनाल है। राखीगढ़ी सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा और विस्तृत स्थल है। ठीक है, सबसे बड़ा और विस्तृत स्थल है। राखीगढ़ी की खोज यानी जिद के पास सूरज भान ने की। यह नगर सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ था तथा इसका क्षेत्रफल 240 हेक्टेयर के लगभग था। स्पष्टतः मोहनजोदड़ो की तुलना में यह 3 गुना अधिक विस्तृत है। यहाँ से तांबे के उपकरण तथा सैंधव लिपि में अंकित एक मुहर मिलती है। मिताथल यानी भिवानी जिला की खुदाई भी 1968 ईस्वी में सूरजभान द्वारा करवाई गई थी। विकसित हड़प्पा काल में यहाँ दुर्ग तथा आवासीय बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं। अन्य अवशेष तांबे की कुल्हाड़ी, पान पात्र, पत्थर के बटखरे, मृतपिंड, मिट्टी एवं सीप की चूड़ियाँ आदि हैं। कुनाल यानी हिसार जिला में कुनाल प्राक सैंधवकालीन स्थल है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट प्रकाश में आए हैं। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कालीबंगन राजस्थान में। कालीबंगन राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित यह सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ 1961 ईस्वी में बीबी लाल तथा बी.के. थापड़ के निर्देशन में व्यापक पैमाने पर खुदाई की गई थी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के समान यहाँ से भी 2 टीले मिलते हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। पश्चिम की ओर स्थित टीला छोटा था, पूर्व की ओर का बड़ा था। ठीक है, छोटा था, जो स्थित टीला था वो छोटा था और पूर्व की ओर जो था वो बड़ा था। पश्चिमी टीले को कालीबंगन प्रथम नाम दिया गया है। इसके निचले स्तरों से प्राक सैंधव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इस टीले की बस्ती भी सुरक्षा भित्ति से घिरी हुई थी। इसके निर्माण में 30 × 30 × 10 सेमी की कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे किया गया था। यह मूलतः 1.90 मीटर चौड़ी थी जिसे बाद में दुगुना कर दिया गया। प्राक सैंधव काल के प्रमुख अवशेष में लाल अथवा गुलाबी रंग के चाप निर्मित मृतभांड, साधारण तस्तरियाँ, पेंदीदार और संकरे मुंह के घड़े, छोटे बड़े आकार के मटके आदि हैं। कुछ बर्तनों पर काले रंग में ज्यामितीय अभिप्राय चित्रित है। गोमेद चालसी डनी तथा कार्निलियन से बने पाषाण उपकरण, ताम्र निर्मित कुल्हाड़ी तथा परशु, सेल खड़ी, शंख, कार्निलियन एवं तांबे के मनके, पक्की मिट्टी और तांबे की बनी चूड़ियाँ, पत्थर के सिलबट्टे, मिट्टी की खिलौना गाड़ी के पहिए आदि इस स्तर से मिलते हैं। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत की प्राप्ति है। इसमें आड़ी तिरछी जुताई की गई है। एक ओर हराइयाँ पूर्व पश्चिम में तथा दूसरी ओर उत्तर दक्षिण दिशा में बनाई गई हैं। आगे पहली की दूरी जो है वो 30 सेमी तथा दूसरी की 190 सेमी है। दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई जालीदार जुताई का नमूना प्रस्तुत करती हैं। कम दूरी की
हराइयों में चना तथा ज़्यादा दूरी की हराइयों में सरसों बोया जाता था। चूँकि जुताई की यह विधि आज भी उत्तरी पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचलित है, अतः अनुमान किया जा सकता है कि विकसित हड़प्पा काल में भी यह विधि रही होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाना जानते थे उस समय, 5000 साल पहले। दोस्तों, यहाँ की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि बेलनाकार तंदूर है। बेलनाकार तंदूर है। इनके नीचे पुताई की गई है जो बिल्कुल आज के तंदूरों जैसी है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पक्की ईंटों से बने हुए भवनों के विपरीत कालीबंगन के भवन कच्ची ईंटों के बने हैं, जो सामान्यतः 30 × 15 × 7.15 सेमी आकार की हैं। 30 × 15 × 7.15 सेमी आकार की हैं, याद रखिएगा। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुआं एवं स्नानागार बनाने में ही किया गया है। यहाँ से सार्वजनिक नाली के अवशेष भी नहीं मिलते। मकानों की नालियों का पानी नाबदानों में गिरता था। लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य केवल कालीबंगन में ही मिलता है। आगे दोस्तों, कालीबंगन की एक फर्श के निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। फर्श की ईंटों पर वृत्त को काटते हुए वृत्त का सुंदर अलंकरण मिलता है। संकालिया का विचार है कि इस प्रकार के अलंकरण का कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। कालीबंगन के प्राक सैंधव स्थल की खुदाई से 5 निर्माण स्तरों की जानकारी होती है। इस काल के मकान कच्ची ईंटों के बने हैं। सामान्य मकान में 4-5 कमरे, आंगन, बरामदा तथा चूल्हे होते थे। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि कालीबंगन प्रथम की बस्ती का भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के कारण ईसा पूर्व 2700 से 2600 के लगभग अंत हो गया। तत्पश्चात कुछ समय तक यह स्थान वीरान रहा। जब सैंधव सभ्यता के लोग पुनः यहाँ बसे तो उन्होंने मिट्टी तथा कच्ची ईंटों के चबूतरे पर अपने मकान खड़े किए और आवास क्षेत्र पहले की अपेक्षा अधिक विस्तृत हो गया। आगे है, हड़प्पाकालीन कालीबंगन की नगर योजना भी अन्य नगरों के ही समान थी। यहाँ भी हमें दुर्ग तथा निचला नगर के रूप में नगर का विभाजन मिलता है। दुर्ग प्राक सैंधव स्थल के ऊपर ही बसाया गया था। दुर्ग को बीच से एक लंबी दीवार द्वारा, जो पूर्व पश्चिम में जाती थी, 2 भागों में विभाजित किया गया था। ऐसा द्विभागीकरण किसी अन्य सैंधव स्थल में नहीं मिलता। दुर्ग के चारों ओर सुरक्षा भित्ति बनाई गई थी तथा स्थान स्थान पर उसमें बुर्ज बनाए गए थे। बुर्ज तथा सुरक्षा भित्ति दोनों का निर्माण कच्ची ईंटों से हुआ था। ठीक है। आगे, दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्ध भाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने थे। एक चबूतरे पर कुआं, अग्निकुंड तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था जिसमें पशुओं की हड्डियां थीं। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थी। आगे दोस्तों, दुर्ग के इस दक्षिणी अर्ध भाग पर पहुंचने के लिए उत्तर और दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनाई गई थीं। स्पष्टतः इस दुर्ग का कोई धार्मिक प्रयोजन था। संभव है यहाँ पशु बलि दी जाती रही हो। उत्तरी अर्धभाग में कुलीन लोगों के आवास बने थे। कालीबंगन का निचला नगर भी सुरक्षा भित्ति यानी प्राचीर से घिरा था। दुर्ग के एक भाग में भवनों के 9 क्रमिक स्तरों का पता चलता है। भवनों के आगे और पीछे दोनों ओर सड़कें बनी थीं। सड़कों को पक्की बनाने का प्रयास केवल यहाँ ही मिलता है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के समान यहाँ भी भवनों के दरवाजे गली की ओर खुलते थे। दरवाजे में शायद एक ही पल्ला लगाया जाता था, क्योंकि इसके लिए केवल एक ही छेद पाया गया है। भवन कच्ची ईंटों के बने हैं। यहाँ के भवन जो है दोस्तों कच्ची ईंटों के बने हैं। आगे, लकड़ी के तनों को खोखला कर नालियों के रूप में प्रयोग किए जाने का साक्ष्य केवल यहीं से मिलता है। कुछ विद्वानों का विचार है कि कालीबंगन में सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी रही होगी। सेलखड़ी
तथा मिट्टी की मुहरें एवं मृद भांड के टुकड़े मिलते हैं। कुछ लेख युक्त हैं तथा इनके अक्षर हड़प्पाई लिपि के समान हैं। लेख युक्त बर्तन के टुकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। आवास क्षेत्र के दक्षिणी भाग से कब्रिस्तान मिला है, जिससे शवाधान की कुछ नई विधियों पर प्रकाश पड़ता है। भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं से मिलते हैं। आगे हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे लोथल। आइए देखते हैं लोथल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त यह भी सैंधव सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। लोथल का टीला अहमदाबाद यानी गुजरात जिले में सरगवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। 1955 से 1962 ईस्वी के मध्य यहाँ SR राव के निर्देशन में वहाँ खुदाई की गई, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। नगर 2 भागों में विभाजित था, दुर्गगढ़ी तथा निचला नगर। संपूर्ण बस्ती एक ही प्राचीर से घिरी थी। प्राचीर के भीतर कच्ची ईंटों से बने चबूतरों पर घर बनाए गए थे। एक सेकंड दोस्तों, अजान हो रहा है, थोड़ा हम लोग मौन रहेंगे 2 मिनट, उसके पश्चात फिर स्टार्ट करेंगे। अजान समाप्त हुआ दोस्तों, अब हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग हैं, ये घरों के निर्माण में प्रायः कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। कुछ विशिष्ट भवन ही पक्की ईंटों के बने थे। नालियों तथा स्नानागृह की फर्शों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। दुर्ग के पश्चिम में ऊंचे चबूतरे पर 126 गुणे 30 मीटर के आकार का एक भवन मिला है, जिसमें स्नानगृह और नालियाँ बने थे। ठीक है, नालियाँ बने थे। आगे इसे शासक का आवास बताया गया है। दुर्ग के ही समीप बने अन्नागार का अवशेष मिलता है। कुछ घरों से पशुओं की हड्डियां, तांबा, कांचली, मिट्टी के मन के सोने का एक आभूषण, जली हुई कुछ हड्डियां, वृत्ताकार या चतुर्भुजाकार अग्निवेदियां आदि पाई गई हैं। निचला नगर दुर्ग वाले क्षेत्र से तिगुना विस्तृत था। यह कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बना था। यह 4 खंडों में विभाजित था। खुदाई में 4 सड़कों के अस्तित्व का पता चला है। नगर के उत्तर में बाजार, पश्चिम में व्यावसायिक भवन तथा उत्तर में भवनों के अवशेष मिलते हैं। बाजार में शंख तथा तांबे का काम करने वाले कारीगरों के कारखाने स्थित थे। यहाँ से फारस की खाड़ी प्रकार की एक मुहर मिली है। एक दिशा मापक यंत्र, पैमाना तथा साहुल के भी अवशेष मिलते हैं। आगे यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार, जिसका माप था 214 गुणे 36 मीटर का एक घेरा है, जिसे राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी यानी डॉक यार्ड बताया है। इसकी उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार था, जिससे होकर जहाज आते जाते थे। यह नहर द्वारा भोगवा नदी से जोड़ा गया था। ठीक है, भोगवा नदी होना चाहिए, भोगावा नदी से जोड़ा गया था। आगे तथा इसी के ज़रिए गोदी में पानी आता था। दक्षिणी दीवार में 1 मीटर चौड़ी एक नाली बनाई गई थी, जिससे अतिरिक्त पानी बाहर निकाला जाता था। गोदीवाड़ा की प्राप्ति से इस नगर के प्रसिद्ध बंदरगाह होने का पता लगता है। यह विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा है, यानी डॉकयार्ड है। ठीक है, आगे गोदीवाड़ा है। इसी से सटा हुआ एक गोदाम था, जहां आने जाने वाला माल अस्थायी तौर पर रखा जाता था। दोनों के बीच दुर्ग स्थित था, जहां रहने वाले लोग संभवतः यहाँ की गतिविधियों पर निगरानी रखते होंगे। यहाँ मिस्र तथा मेसोपोटामिया से व्यापारिक जहाज आते जाते थे। यह नगर मोहनजोदड़ो के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित था। लोथल की नगर एवं भवन योजना सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित थी। नालियों एवं नरमुखों की अत्युत्तम प्रबंध देखने को मिलता है, जो यहाँ के निवासियों के स्वास्थ्य तथा सफाई के प्रति सजगता का प्रमाण है।
ये सभी विशेषताएं हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में प्राप्त होती हैं। इसी कारण लोथल के उत्खननकर्ता एस.आर. राव ने इस स्थल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहना पसंद किया है। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे सुरकोटदा। इसको हम लोग पढ़ते हैं। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित इस स्थल की खुदाई से नियमित आवास के साक्ष्य मिलते हैं। अन्य नगरों के विपरीत यह नगर दो दुर्गीकृत भागों गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। गढ़ी क्षेत्र में भवनों का निर्माण ठोस मिट्टी के चबूतरे पर किया गया है तथा ये आवासीय क्षेत्र के भवनों से बड़े हैं। गढ़ी की सुरक्षा दीवार में दो प्रवेश द्वार थे, एक दक्षिण की ओर तथा दूसरा पूरब की ओर। यहाँ से पत्थर की चिनाई वाले भवनों के साक्ष्य भी मिलते हैं। आगे दुर्गीकृत क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम से प्राप्त एक कब्रिस्तान से समाधान की एक नई विधि कलश समाधान यानी पॉट ब्यूरियल का उदाहरण प्राप्त होता है। यहाँ की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि घोड़े की कुछ हड्डियों का पाया जाना भी है। आगे दोस्तों धौलावीरा, ठीक है, पाया जाना भी है। धौलावीरा देखते हैं। गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुक में स्थित इस स्थल की खुदाई से यह सिद्ध हो गया है कि सैंधव सभ्यता का सबसे प्राचीन और सर्वाधिक सुव्यवस्थित, खूबसूरत तथा सबसे बड़ा नगर संभवतः पाकिस्तान में पड़ने वाला मोहनजोदड़ो नहीं बल्कि भारत में पड़ने वाला धौलावीरा था। आगे सर्वप्रथम 1967 से 68 ईस्वी में धौलावीर की खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जे.पी. जोशी ने की तथा 1990 से 1991 के दौरान R.S. विष्ट द्वारा यहाँ व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया जो कई वर्षों तक चलता रहा। फलस्वरूप यहाँ से विकसित सैंधव सभ्यता के एक ऐसे नगर विन्यास का साक्ष्य मिलता है जो अपने आप में अद्वितीय है। इस नगर का क्षेत्रफल 100 हेक्टेयर था। इस प्रकार यह भारत में स्थित दो विशालतम सैंधव स्थलों में एक है। इस प्रकार का दूसरा स्थल राखीगढ़ी यानी हरियाणा है, जहाँ इस सभ्यता के अन्य नगर केवल दो भागों दुर्ग तथा निचला नगर में विभाजित थे। धौलावीर 3 भागों दुर्ग, मध्यम नगर तथा निचला नगर में विभाजित था। संपूर्ण क्षेत्र को घेरती हुई चारों दिशाओं में बाहरी दीवारें बनाई गई थीं, जबकि प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग किलेबंदी भी थी। 70 से 140 मीटर विशाल खुले क्षेत्र थे जो आंतरिक एवं बाह्य प्राचीरों से महत्वपूर्ण स्थानों पर जुड़े हुए थे। प्राचीर युक्त क्षेत्र 2 प्रकार के थे। पहला अहाता ऊंचे दुर्ग के भीतर तथा दूसरा नगर के बीच में स्थित था। संभवतः पहले में शासक वर्ग तथा दूसरे में पदाधिकारी निवास करते थे। मध्य क्षेत्र केवल यहीं से मिलता है। प्राचीर युक्त बस्तियों में प्रवेश के लिए विशाल एवं भव्य द्वार बनाए गए थे। मध्यवर्ती प्राचीर युक्त दुर्ग के उत्तरी द्वार के पीछे 12.80 मीटर लंबा तालाब खुदाई में मिला है। इसमें वर्षा का पानी एकत्र करने के लिए 24x70 मीटर के आकार का जलमार्ग बनाया गया था। घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष भी मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड बड़ी संख्या में मिलते हैं तथा मिट्टी सफ़ेद हैं। संभवतः इनका उपयोग स्तंभों के रूप में हुआ था। यह भी एक विरल उपलब्धि है जिससे पता चलता है कि पत्थरों पर पॉलिश करने की कला से सैंधव निवासी सुपरिचित थे और यह कहीं बाहर से यहाँ नहीं आई थी। इसके अतिरिक्त सैंधव लिपि के 10 ऐसे अक्षर प्रकाश में आए हैं जो काफ़ी बड़े हैं तथा विश्व की प्राचीन अक्षरमाला में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सैंधव सभ्यता के संदर्भ में यह एक अद्भुत खोज है। इस प्रकार भवन निर्माण, जल निकास व्यवस्था, कलाकृतियों की पृष्ठभूमि, नगर नियोजन तथा लिपि की दृष्टि से धौलावीर एक उत्कृष्ट नगर था। नदी तट पर स्थित अन्य नगरों के समान इस नगर का पतन भी जल स्रोत
सूख जाने अथवा नदियों की धारा में परिवर्तन के कारण संभव हुआ। आगे है दोस्तों देशलपुर। ठीक है, देशलपुर देखते हैं। कच्छ क्षेत्र में मोहनजोदड़ो तथा लोथल के बीच स्थित यह सैंधव सभ्यता के सबसे पश्चिमी स्थलों में से है। 1964 ईस्वी में केवी सौंदरराजन ने यहाँ उत्खनन करवाया था। यहाँ से एक सुरक्षा प्राचीर मिली है। इसमें स्थान स्थान पर बुर्ज बने हुए हैं। महत्वपूर्ण अवशेष मिट्टी तथा जेस्पर के बाट, गाड़ियों के पहिए, तांबे की छुरियाँ, छेनी, अंगूठी तथा सेलखड़ी और तांबे की एक एक मुहर आदि है। कुंताशी गुजरात के राजकोट जिले में स्थित इस स्थल की खुदाई M.K. धावलीकर, M.R. रावल तथा Y.M. चितलवाल द्वारा करवाई गई। यहाँ से विकसित तथा उत्तरकालीन सैंधव संस्कृति के स्तर प्रकाश में आए हैं। दोनों के बीच कोई व्यवधान नहीं मिलता। यहाँ के अवशेषों से सूचित होता है कि यहाँ बंदरगाह, व्यापार केंद्र, निगरानी स्तंभ तथा अन्य सुविधाएं थीं। खुदाई में सैंधव मृतभांड जैसे लंबी सुराहियाँ, 2 हत्थे, कटोरे, मिट्टी की खिलौना गाड़ी, कांचली, मिट्टी तथा सेलखड़ी के मनके आदि मिले हैं। एक मकान के कमरे में से सेलखड़ी के हजारों छोटे मनके तथा तांबे की कुछ चूड़ियाँ एवं 2 अंगूठियाँ मिलती हैं। कुंतासी भारत में प्राप्त विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती है। आगे है रोजदी गुजरात के सौराष्ट्र जिले में स्थित इस स्थल की खुदाई के दौरान प्राक सैंधव तथा उत्तर सैंधव संस्कृति के स्तर उद्घाटित होते हैं। यहाँ से प्राप्त मृत भांड लाल, काले और चमकदार हैं। बस्ती के चारों ओर बड़े बड़े पत्थरों की बनी सुरक्षा दीवार मिली है। हाथी के अवशेष भी मिलते हैं। आगे दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित इस स्थल की खुदाई से सैंधव सभ्यता के कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इनमें कुछ मृत भांड, सैंधव लिपि की एक मुहर, प्याले, तस्तरी आदि हैं। कुछ बर्तनों पर 2 सींगों की आकृति बनी है। सैंधव प्रकार का एक मानव समाधान भी मिलता है दैमाबाद से। आगे है जहाँ एक गर्त में युवा पुरुष का शव पाया गया है। इसे उत्तर दक्षिण में लिपटाया गया है। क्षमा करेगा दोस्तों, लिटाया गया है यानी लिटाया गया है, वही लिटाया गया लिखा है, लिपटाया पढ़ रहे हैं, क्षमा करिएगा। गर्त में ईंटे की चिनाई करने के बाद उसे मिट्टी तथा ईंटे से ढका गया है तथा कब्र के उत्तर की ओर एक पत्थर भी रखा गया है। उल्लेखनीय है कि सुरकोटदा की कब्रों में भी पत्थर लगाए जाते थे। दैमाबाद सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। ऐसा लगता है कि यहाँ सैंधव निवासी उत्तरकाल में आए थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे हुलास। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ के टीले की खुदाई में संस्कृति के विभिन्न चरणों का पता चलता है। पहला चरण उत्तरकालीन सैंधव है, अन्य इसके बाद के हैं। यहाँ से प्राप्त कुछ मृत भांड अन्य स्थलों से प्राप्त हुए सैंधव भांडों से मिलते जुलते हैं। कांचली, मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, ठीकरे, खिलौना गाड़ी आदि मिलते हैं। सैंधव लिपि युक्त एक थप्पा भी प्रकाश में आया है। आगे देखेंगे दोस्तों आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित यहाँ के एक टीले की खुदाई में से सैंधव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। यह इस संस्कृति के उत्तरकालीन स्तर का घोतक है। खुदाई में मृत भांड केक्स, उसके बाद केक्स यानी मृतपिंड क्या है, मतलब केक्स होता है उसका मतलब, तथा मनके मिले हैं। यहाँ से कोई मुहर नहीं मिली। आलमगीरपुर से उत्तर प्रदेश में है, मेरठ साइड में। एक गर्त से रोटी बेलने की चौकी तथा कटोरे के बहुसंख्यक टुकड़े प्राप्त हुए हैं। कुछ के ऊपर सैंधव लिपि के 2 अक्षर अंकित हैं। कुछ बर्तनों पर मोर, त्रिभुज, गिलहरी आदि की चित्रकारियाँ भी मिलती हैं। आगे आलमगीरपुर से सैंधव अवशेषों की प्राप्ति यह सिद्ध करती है कि यह सभ्यता गंगा, यमुना, दोआब में भी फैली हुई थी। ठीक है, आगे देखेंगे
मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित यह गांव हड़प्पा सभ्यता का नवीनतम स्थल ज्ञात हुआ है, जिसका प्रकाशन विभिन्न समाचार पत्रों एवं संचार माध्यमों द्वारा किया गया। यहाँ एक खेत से जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े तथा ईंटें प्राप्त हुए हैं। 3 अलग अलग आकार प्रकार के सोने के छल्ले मिलने से ऐसा अनुमान किया जाता है कि इनका प्रयोग मुद्रा के रूप में भी किया जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों, किया जाता था तथा इस स्थल पर कोई टकसाल गृह रहा होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की महानिदेशक कोमल आनंद के अनुसार पहली बार किसी एक स्थल से इतनी अधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के मिले हैं। इससे हड़प्पा सभ्यता के कई नवीन पक्षों की जानकारी मिलेगी। यहाँ से प्राप्त मृतभांड हड़प्पा मृतभांडों के ही समान हैं। पुरातत्व विभाग के एक अन्य अधिकारी धर्मवीर शर्मा ने बताया है कि जिस प्रकार के मिट्टी के बर्तन तथा स्वर्ण छल्ले मांडी से मिलते हैं, उसी बर्तन या छल्लों का उपयोग हड़प्पा के लोग भी किया करते थे। इस स्थल की व्यापक पैमाने पर यदि खुदाई की जाए तो निसंदेह भारत की प्राचीनतम सभ्यता की नवीन नगरीय बस्ती का पता चलेगा। अब दोस्तों हम लोग सामाजिक जीवन इनका देख लेते हैं। ठीक है, वीडियो हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों सामाजिक जीवन देखते हैं। सैंधव निवासियों का सामाजिक जीवन सुखी तथा सुविधापूर्ण था। उनकी सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार रहा होगा। खुदाई में प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका परिवार मात्र सत्तात्मक था। मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त अवशेषों से वहाँ के समाज में विभिन्न वर्गों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। इन्हें 4 वर्गों में बांटा जा सकता है: विद्वान वर्ग, योद्धा, व्यापारी तथा शिल्पकार और श्रमिक। ठीक है, विद्वान वर्ग के अंतर्गत संभवतः पुजारी, वैद्य, ज्योतिषी तथा जादूगर सम्मिलित थे। समाज में संभवतः पुरोहितों का सम्मानित स्थान था। हड़प्पा के विभिन्न आकार प्रकार के मकानों के आधार पर कुछ विद्वान समाज में जाति प्रथा के प्रचलित होने का अनुमान करते हैं। खुदाई में तलवार पहरेदारों के भवन तथा प्राचीरों के अवशेष मिलते हैं, जिनके आधार पर समाज में क्षत्रियों से मिलते जुलते किसी योद्धा वर्ग के होने का अनुमान लगाया जा सकता है। तीसरे वर्ग में अनेक व्यापारियों तथा शिल्पियों जैसे पत्थर काटने वाले, खुदाई करने वाले, जुलाहे, स्वर्णकार आदि की गणना की जा सकती है। अंतिम वर्ग भृत्यों तथा श्रमिकों का था, जिनमें चर्मकार, कृषक, मछुए आदि प्रमुख रहे होंगे। हड़प्पा की श्रमिक बस्तियों के आधार पर कुछ विद्वान समाज में दास प्रथा के अस्तित्व का निष्कर्ष निकालते हैं। वेलर का अनुमान है कि इनमें रहने वाले लोग दास ही थे, किंतु राव इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा की खुदाई में अत्यंत विशाल तथा लघु मकान पास स्थित मिलते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि समाज में धनी निर्धन का भेदभाव नहीं था तथा सभी लोग परस्पर मेल मिलाप से रहते थे। आगे, मिश्रित तथा सुमेरियन समाज के समान सैंधव समाज में दास प्रथा का अस्तित्व खोजना तर्कसंगत नहीं होगा। सैंधव लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। गेहूँ, जौ, चावल, तिल, दाल आदि उनके प्रमुख खाद्यान्न थे। शाक सब्जियाँ, दूध तथा विभिन्न प्रकार के फलों जैसे खरबूजा, तरबूज, नारियल, नींबू, अनार आदि शाकाहारी भोजन में प्रमुख थे। भेड़, बकरी, सूअर, मुर्गी, बत्तख, घड़ियाल आदि के मांस तथा मछलियाँ खाई जाती थीं। आगे, इन जानवरों की अधजली हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। उनके वस्त्र सूती और ऊनी दोनों प्रकार के होते थे। खुदाई में सुइयों के अवशेष मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि उनके वस्त्र सिले होते थे। सोचिए दोस्तों, 5000 साल पहले सुई मिला है। स्त्रियां जुड़ा बांधती थीं तथा पुरुष लंबे लंबे बाल एवं दाढ़ी मूछ रखते थे। विविध प्रकार के आभूषण जैसे
कंठहार, कर्णफूल, हंसुली, भुजबंद, कड़ा, अंगूठी, करधनी आदि पहने जाते थे। हड़प्पा से सोने के मनकों वाला 6 लड़ियों का एक सुंदर हार मिला है। छोटे छोटे सोने तथा सेलखड़ी के मनकों वाले हार भी काफ़ी संख्या में मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से मार्शल ने एक बड़े आकार का हार प्राप्त किया है जिसके बीच में गोमेद के मनके हैं। यहाँ से कार्निलियन के मनकों का लंबा हार भी मिलता है। कांचली, मिट्टी, शंख तथा सेलखड़ी की बनी हुई चूड़ियाँ मिलती हैं। हड़प्पा से सोने का बना एक बड़ा कंगन मिलता है। सोने, चांदी तथा कांसे की चूड़ियाँ, मिट्टी और तांबे की अंगूठियाँ आदि भी मिलती हैं। आगे श्रृंगार प्रसाधन की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था उस टाइम। मोहनजोदड़ो की नारियाँ काजल, पाउडर तथा श्रृंगार प्रसाधन की अन्य सामग्रियों से परिचित थीं। आगे चंदहुदड़ों की खोजों से लिपस्टिक के अस्तित्व का भी संकेत मिलता है। देखिए 5000 साल पहले ये सब चीज़ थे। शीशे और कंघी का भी प्रयोग होता था। तांबे के दर्पण, छुरे, कंघे, अंजन लगाने की सलाकाएँ, श्रृंगारदान आदि भी मिले हैं। उनके आभूषण बहुमूल्य पत्थरों, हाथी दांत, हड्डी और शंख के बने थे। खुदाई में घड़े, थालियाँ, कटोरे, तस्तरियाँ, गिलास, चम्मच आदि बर्तन मिलते हैं। वे लोग कुर्सी, चारपाई, स्टूल, चटाई का भी प्रयोग करते थे। आगे नौसारों तथा मेहरगढ़ से प्राप्त मिट्टी की कुछ नारी मूर्तियों की मांग में लाल रंग भरा गया है। स्पष्टतः यह सिंदूर है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मांग में सिंदूर भरने की प्रथा हड़प्पा कालीन है। कितना प्राचीन है। सैंधव निवासी आमोद प्रमोद के प्रेमी थे। पाशा इस युग का प्रमुख खेल था। हड़प्पा से मिट्टी, पत्थर तथा कांचली मिट्टी के बने 7 पासे मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से भी मिट्टी तथा पत्थर के पासे मिलते हैं। विभिन्न स्थलों से आजकल के शतरंज की गोटियों से मिलती जुलती मिट्टी, शंख, संगमरमर, स्लेट, सेलखड़ी आदि की बनी गोटियां भी मिलती हैं। लोथल से खेलने के बोर्ड के 2 नमूने मिलते हैं। इसमें एक मिट्टी तथा दूसरा ईंट का बना है। विभिन्न स्थानों से पत्थर, सीप आदि की गोलियां भी मिलती हैं। कच्छ की खाड़ी के पश्चिम द्वीप में स्थित कुरन नामक गांव के समीप खुदाई में 2 विस्तृत स्टेडियम मिले हैं जिनका उपयोग सामुदायिक बैठकों, सामाजिक कार्यक्रमों तथा खेल कूद जैसे सामाजिक कार्यों के लिए किया जाता था। आगे भारतीय उपमहाद्वीप में केवल यही से स्टेडियम मिले हैं जो दुर्ग के दक्षिणी छोर पर स्थित आयताकार हैं। इनमें 2 प्रवेश द्वार है। पहले से दुर्ग तक जाया जाता था जबकि दूसरे से व्यक्ति स्टेडियम में जाता था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की बड़ोदरा की खुदाई शाखा के उत्खननकर्ताओं ने कच्छ की खाड़ी में 4 माह के कठिन श्रम के पश्चात इन्हें खोज निकाला है। अधीक्षण पुराविद शुभ्र प्रामाणिक के अनुसार निसंदेह यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यदि लोथल अपनी गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध था तो कुरन क्षेत्र अपने स्टेडियम के लिए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नृत्य भी मनोरंजन का प्रिय साधन रहा होगा जैसा कि नर्तकी की मूर्ति से सूचित होता है। संभव है यहाँ के लोग गाने बजाने के भी शौकीन रहे हो। मछली फंसाने के कई कांटे मिलते हैं। एक मुहर पर तीर से हिरन को मारते हुए दिखाया गया है। इससे स्पष्ट है कि लोग शिकार में भी रुचि रखते थे। मछली फंसाना तथा चिड़ियों का शिकार करना नियमित व्यवसाय था। मिट्टी की बनी खिलौना गाड़ियों के पहिए बड़ी संख्या में मिलते हैं। संभवतः बच्चे इन्हें गाड़ियों से जोड़कर मनोरंजन करते थे। मापतौल में घनाकार बाटों का प्रयोग होता था। खुदाई में तराजू का भी अवशेष मिला है। दशमलव पद्धति से भी उनका परिचय था। उत्खनन में बहुसंख्यक अस्त्र शस्त्र, औजारों व हथियारों के नमूने मिलते हैं। युद्ध अथवा शिकार में तीर, धनुष, परशु,
भाला, कटार, गदा, तलवार आदि का प्रयोग होता था। अस्त्र शस्त्र सामान्यतः तांबा अथवा कांसे के बनते थे। आगे अन्य अन्य उपकरणों में बर्छा, कुल्हाड़ी, बसुली, आरा आदि प्रमुख हैं। आरे दांतेदार होते थे। स्पष्ट है कि युद्ध संबंधी उपकरण साधारण कोटि के हैं, जो इस बात के साक्षी है कि इस सभ्यता के लोगों ने भौतिक सुख सुविधा की ओर ही विशेष ध्यान दिया था। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग आर्थिक जीवन पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। और दोस्तों मेरे यूट्यूब पे मेंबरशिप ऑन है, जो लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करते हैं उनको आगे का भी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, टेक केयर, खूब पढ़ते रहिए, थैंक यू।